ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से चेक कर लीजिए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से चेक करिए। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? जल्दी बताओ। हाँ भाई, दिख रहा हूं मैं आपको। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से बेटा सब लोग ज्वाइन हो जाइए, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे बर्थडे वाली कहानी कौन फैला रहा है? हाँ भाई, ये कौन है जो बर्थडे वाली कहानी फैला रहा है? ये जानकारी कहां से मिली तुम्हें? आज नहीं है बेटा। नहीं नहीं, आज कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कौन स्टोरी फैला रहा है भाई? कौन महामक्कार बच्चा ये? एक कह रहे सर आप लेट हो। नहीं बेटा, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहे थे उसका, और इस वजह से लेट हुए। वो बच्चा जो है वो मतलब मैं जस्ट उससे बात कर रहा था। तो अभी वो जाएगा कहीं और इंटरव्यू देने, तो मैं उससे जो डिस्कस कर रहा था तो वो यही सब था कि यार वो मतलब उसने कितनी मेहनत करी, क्या है ना। और अभी तो अपने प्लेटफॉर्म को 2 से 3 महीना हुआ है यार, आप लोग लाओगे शानदार रिजल्ट, है ना। तो अभी तो जो भी रिजल्ट है वो हमारे वो वाले रिजल्ट्स हैं ना, जो मतलब हमने पढ़ाए हैं। भाई जो हम रिजल्ट शो कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभी 1 महीने में पढ़ा के आ गया, नहीं वैसा कैसे पॉसिबल है। तो जो हमने इतने दिन से पढ़ाया वो रिजल्ट है वो, है ना। तो वो रिजल्ट्स हैं, हम उनके कुछ स्टोरीज डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि, और ना कोई बच्चे से हम ये कह रहे हैं कि भाई बोलो तुम, है ना। ठीक है, आपको पता ही है लगभग सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम लोग सक्सेस स्टोरी डाल रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरी, ताकि आप लोगों को, है ना। पर मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाह रहा हूं। मुझे इस बैच से, मतलब आप लोग मुझे प्रॉमिस करिए कि इस बैच से आप लोग मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके देंगे। मतलब सभी बच्चे 620 630 के ऊपर नंबर लाके देंगे, इस बात का प्रॉमिस करिए जल्दी से, तभी मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, जल्दी जल्दी। और ऐसा नहीं है कि हम फिर एक ही के साथ या दो के साथ, जिसके हाईएस्ट आए उसके साथ इंटरव्यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। या हम मतलब कुछ ऐसा कहेंगे कि यार बताओ तुम्हारी कोई दुख भरी स्टोरी हो तभी इंटरव्यू करेंगे, सबके साथ बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फटाफट से प्रॉमिस करिए कि आप सभी बच्चे अगले नीट में, नीट 2024 में बहुत शानदार, आज ये मेरी बात को नोट कर लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए, है ना। आज आपका 14 जून है। आप पूरे, आपके पास यहां से, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे आपके पास यहां से लगभग 10 से 11 महीने का टाइम है अभी भी, क्योंकि अगला पेपर जो होगा मई में होगा, 5 मई को। आपके पास लगभग 11 महीने के आसपास का टाइम है, 10 से प्लस टाइम है। तो उसमें आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हो और 600 के ऊपर नंबर ला सकते हो। तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये आपको सिर्फ मेरे लिए नहीं करना है, मतलब हमारी टीम के लिए नहीं करना, अपने लिए करना, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन वो होती है बेटा। आप में से आज बहुत सारे बच्चे उदास होंगे, अपने मार्क्स देखकर उन्हें खराब लग रहा होगा, पर बेटा अपने मार्क्स देखकर दुखी मत हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मार्क्स जो है ना, ये आपको सिखा रहे हैं कि फेलियर जो होता है, वो फेलियर सिर्फ क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, हमने कुछ सीख लिया। और फिर आप खुद से बताओ ना, आपने कहीं ना किसी जगह पर जाकर एफर्ट आपका खराब हो गया ना। हमने जितने भी बच्चों से इंटरव्यूज किए, बात की, वहां सर एक चीज समझ में आई। उन बच्चों का ये कहना था कि हमने कंसिस्टेंसी रखी, मतलब हमने लेक्चर देखकर नोट्स बनाए अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आता था। दूसरा, हमने क्या किया, टेस्ट सारे दिए। तीसरा, हमने टेस्ट की एनालिसिस की। टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हो आप लोग। और फोर्थ जो चीज हमने की, लास्ट में जाकर घबराए नहीं। अगर आप ये 4 चीजें कर पा रहे हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आप सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? सही है? हाँ ठीक है, सही है ना। एक कह रहा है सर आपको सिर्फ 630 620 नंबर चाहिए। बेटा तू 700 प्लस लाएगा तो और खुशी होगी, पर मेरे को सिलेक्शन तेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन तेरी रैंक। रैंक से क्या फायदा होगा, एक इंस्टेंट खुशी होती है,
उससे ज्यादा मतलब कॉलेज का थोड़ा फर्क पड़ता है पर बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें? हाँ AIR 1 ले आओ तो फिर तुम्हारे साथ नाच रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। और बेटा हम लोग कंटेंट तो पढ़ा रहे हैं ना, वो जो तुम्हारी रैंक आ सकती है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। हाँ लगातार मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के रैंक बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, आज सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, डोपा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने डोपा की बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा यार सर जो डोपा आप देते हो ना, आप क्या, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, नहीं, पर डोपा से फायदा ये होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो डोपा की बच्चों ने बहुत तारीफ की, कहा कि सर इससे बहुत फायदा मिलता है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, है ना? हाँ ठीक है। सर का बर्थडे नहीं है बेटा, आज नहीं है, आज नहीं है। सर का बर्थडे 12 अगस्त को होता है, सर ने तो पिछले साल भी बताया था शायद आपको, 12 अगस्त को होता है, याद कर लेना। ठीक है, अगस्त में विश कर देना सर। ठीक है, हाँ। हो सकता है किसी फेसबुक आईडी में, फेक आईडी में जन्मदिन लिखा हो सर का, आज नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं बेटा। आरएनए इज अ पार्ट ऑफ, राइबोसोम में दो तरह का चीज होती है, एक प्रोटीन होती है, एक आरआरएनए होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सही है, आगे आ जाओ, स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। नॉट ट्रू फॉर इंक्लूजन बॉडी, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, सॉल्यूबल होता है, लाइन साइटोप्लाज्म क्या होगा, क्या होगा भाई? इंक्लूजन बॉडी सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है, लास्ट क्लास में बताया। टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स में 50 सब यूनिट है, यहां राइबोसोम लिखा है, तो राइबोसोम कौन सा होगा? बी आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा 50 भी तो हो सकता है, पर वो सब यूनिट है। न्यूक्लियर एनवलप किसमें नहीं होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, और ये भी यूकैरियोटिक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, सही है। लैक्टोबैसिलस एक प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। विच इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोकैलिक्स बाहर होता है बेटा सेल वॉल के, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, ये सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पीपीएलओ नॉट हैव, पीपीएलओ में क्या नहीं है? पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होती, राइबोसोम भी होगा, न्यूक्लियोइड भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। क्या नहीं होगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल नहीं होगी। क्लियर है? जीन इज लोकेटेड ऑन, सवाल यह है कि जीन किस पर होती है? क्या जीन हमारे पास जीनोमिक डीएनए जो मेन डीएनए उस पर होती है? क्या जीन प्लाज्मिड पर होती है? दोनों पर होती है, पर प्लाज्मिड में जो जीन होती है वो एक्स्ट्रा जीन होती है, मतलब क्या है? स्पेशल जीन होती है। तो इसीलिए आंसर आ गया ऑल, इसलिए आंसर क्या आ गया? ऑल। ठीक है, क्लियर है? सही है, हाँ। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम नॉट हैव, एग्रोबैक्टीरियम में क्या नहीं होता? एग्रोबैक्टीरियम में न्यूक्लियोइड होगा, राइबोसोम होगा, टीआई प्लाज्मिड होगा, लेकिन आर प्लाज्मिड नहीं होता। इस क्वेश्चन से यह समझना आपने कि दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड सेम बैक्टीरिया में नहीं होते, आप समझो इस बात को, इसीलिए क्वेश्चन 8 का सी आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। 9th है, डैश स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, एनसीईआरटी में लिखा है कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है, राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है। क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल एनिमल सेल में कॉमन हो सकता है? प्लास्टिड नहीं, सेल वॉल नहीं, सेंट्रियोल नहीं, राइबोसोम, है ना? राइबोसोम कॉमन है। क्लियर है? सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना किया है बेटा लेक्चर में, जस्ट आपको मैं रिमाइंड कर देता हूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे? यूकैरियोटिक सेल में एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास सबसे पहले एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और कुछ यूकैरियोटिक सेल में मेरे पास सेल वॉल होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल की डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा?
हम पढ़ रहे हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हेडिंग डाल लो, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? इसकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम कैसे कैसे मूव करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सेल वॉल जो होती है सब में नहीं होती, तो सेल वॉल किस में होती है? मेरे पास प्लांट में होती है, यूकैरियोट में, फंजाई में होती है ना, और सम प्रोटिस्टा में होती है। तो सेल वॉल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है, और वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। आज हम पहले सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर एंडो मेम्ब्रेन पे बात करेंगे। एंडो मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, कौन बताएगा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, गोल्जी की बात करेंगे, और यहां पर लाइसोसोम की बात करेंगे। कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, आपके पास प्लास्टिड्स की या माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ाएंगे, और फिर आपको मैं राइबोसोम के बारे में भी पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको वैक्यूल के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। उसके साथ हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए पढ़ने हैं, हेडिंग डाल लो ये सारी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, सेल मेम्ब्रेन से, और लास्ट में हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में जाकर मैं सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेल थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आसानी से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल पढ़ाऊंगा। सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल में होती है। स्टार्ट करें। सेंट्रियोल बेटा जो होगा वो इसमें पढ़ेंगे, सेंट्रियोल को इसी में पढ़ा देंगे, साइटोस्केलेटल में। स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है सर, बढ़िया है। बताइए थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। आप जरा देखो, मैंने क्या करा है, ये सेल बनाया है, ध्यान दे बेटा आप सब लोग। ये सेल बनाया है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में होती है? आप कहोगे यस। पूरा फोकस मेरी तरफ करना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी तरह के सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं या डेड स्ट्रक्चर? हमेशा याद रखो, किसी भी लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही चीजों को बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट कंट्रोल करती है। तो हम सेल मेम्ब्रेन को एक लिविंग टाइप का स्ट्रक्चर मानते हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेल वॉल को हम डेड मानते हैं। डेड क्यों मानते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल एक तरह का सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मतलब एक तरह का केमिकल रिलीज होता है। क्या चीज समझ में आ रही है? क्या चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला है, हमने यहां पर सबसे पहले लिखा है यहां पर कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है सभी तरह के सेल में, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल। इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लिविंग स्ट्रक्चर। कंसीडर करते हैं क्या, लिविंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या करती है बेटा, ये कंट्रोल करती है मूवमेंट, चीजों की मूवमेंट कंट्रोल करती है। कंट्रोल मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या कोई भी चीजों की मूवमेंट ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं। तीसरी चीज आप ये समझेंगे, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर।
स्ट्रक्चरली का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरली सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, उसमें स्ट्रक्चरली सिमिलर होगी। स्ट्रक्चरली का क्या मतलब है? कि लिपिड की बाइलेयर सब में बनी होगी। ये चीज समझ में आ रही है? सब में बनी होगी। तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं, फिर मैं बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम पढ़ेंगे मॉडल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन से ऐसे मॉडल हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हाउ मेम्ब्रेन फंक्शन। इस तरीके से हम टॉपिक स्टडी करेंगे किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल में होती है और वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। मतलब क्या है कि वो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड की बाइलेयर। किसकी बनी होती है? लिपिड की बाइलेयर बनी होती है। क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं ना, ये नोट कर लो, हम स्ट्रक्चर वाला टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। इतना नोट करो बेटा, जल्दी से इतना नोट करो। आज इसकी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्या नाम है इसकी, 3D की जो हमारे पास इमेजेस हैं उनको भी दिखाएंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, नोट करो। ठीक है, चलें आगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आओ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका? मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, हमने क्या किया, ध्यान दो बेटा, हमने क्या किया, इस तरीके से ध्यान दो, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। हमने क्या किया है, इस तरीके से एक सेल बना लिया, ऐसे सेल है ये। ठीक है, समझना इसे। हमने क्या किया, इतने बड़े पार्ट को जूम करके देखा है वो कैसा दिखेगा। तो वो पार्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ऐसा। वो पार्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ध्यान देना बेटा। वो पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ऐसा। तो ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, इस तरीके का दिखेगा। और जब मैं इसको देखूंगा इंडिविजुअल, तो ये चीज क्या है, देखो, ये मेरे पास लिपिड है और इसमें मेरे पास ये जो है, ये क्या है, देखना ध्यान से बेटा। ये वाले को हम क्या बोलते हैं? पोलर हेड। और ये मेरे पास हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? वाटर लविंग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल का मतलब ये पानी में नहीं घुलती, ये हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। अब जरा जो मैं आपको चीजें दिखाने जा रहा हूं उस पर जरा फोकस करना। आप में से कितने बच्चों को ये पता है, ध्यान दो बेटा, कितने बच्चों को ये पता है, ध्यान देना बेटा, पूरा पूरा फोकस करना मेरी तरफ। कितने बच्चों को ये पता है कि हमने यहां पर CH2OH, CHOH और CH2OH ये लिख दिया है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया है? इसको हमने बोल दिया है ग्लिसरॉल। क्या बोल दिया है? ग्लिसरॉल बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? ग्लिसरॉल बोल दिया। ये समझ में आ रहा है?
अब हमने क्या किया है, ध्यान दें बेटा, अब हमने क्या किया है, ऐसे इस तरीके से कार्बन की एक चेन लिखी है। सबको समझ में आ रहा है ग्लिसरॉल क्या है? मैंने 3 कार्बन का एक कंपाउंड लिखा है जिसपे OH ग्रुप लिखा हुआ है, इसे कह रहे हैं ग्लिसरॉल। मैंने क्या किया है, कार्बन की ऐसे चेन बनाई है, इसको हम नाम देते हैं फैटी एसिड। यहां पर COH ग्रुप लगा रहता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फैटी एसिड। क्या नाम देंगे, फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड है बेटा, ये मेरे पास ध्यान से देखो, इसमें अभी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक तरीके से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। किसको किसको समझ आ रहा है मैं क्या करा रहा हूं ये? अरे किसको किसको समझ आ रहा है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास कंपाउंड ग्लिसरॉल है, ये मेरे पास फैटी एसिड है। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें बेटा, हम क्या करेंगे, इस ग्लिसरॉल को, इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, ऐसे। तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान दें बेटा, मेरे पास क्या होगा, इस तरीके से CH2OH के सामने, CHOH के सामने, और फिर CH2OH के सामने। यहां पर मैं एक फैटी एसिड लिखूंगा ऐसे, इधर देख ध्यान से बच्चे, एक फैटी एसिड यहां लिखूंगा, एक फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बन की चेन को फैटी एसिड कहते हैं, यहां लिखेंगे। तो मैंने ये 2 फैटी एसिड लिख दिए, ये क्या लिख दिए, 2 फैटी एसिड लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा फॉस्फेट। यहां क्या लिखूंगा, फॉस्फेट लिखूंगा। आप में से कितने बच्चों को पता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है, उसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं? और अगर मुझे फॉस्फेट लिखना है तो ये हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, PO4 3-, तो ये तीनों H हटा देते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से यहां पर फॉस्फेट लिखा है, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। तो मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है और ये एसिड है। तो अगर आपको समझ में आए मेरी बात, ये अल्कोहल है और ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और साथ में यहां पर मैंने क्या करा है, फॉस्फेट लिख दिया है। मैंने साथ में यहां पर क्या किया है बेटा, फॉस्फेट लिख दिया है ऐसे, इधर देख ध्यान से, इस तरीके से फॉस्फेट लिख दिया है कि नहीं? तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखियो बच्चे, फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये मैंने CH2 लिख दिया, उसके साथ O के साथ C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ठीक है। और ये लंबी चेन यहां इस तरीके से जुड़ गई, क्लियर है? ये लंबी चेन इस तरीके से जुड़ गई, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर लिखा CH, फिर O लिखा, फिर डबल बॉन्ड O ऐसे, और फिर ये लंबी चेन ऐसे जुड़ गई। और देखो, फिर मैंने यहां पर लिखा CH2, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फॉस्फेट लिख दिया। ध्यान दे बेटा, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फॉस्फेट लिख दिया ऐसे, ऐसे। ये दिख रहा है सबको? ये समझ में आ रहा है? अरे इधर देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लिसरॉल। यहां एक फैटी एसिड जोड़ेंगे, दूसरा यहां जोड़ेंगे, तीसरी पर क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट जोड़ेंगे। तो इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, फॉस्फोलिपिड। क्या नाम देंगे, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, 1 और 2 हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जो यहां पर एज अ टेल दिखाई देंगी। यही स्ट्रक्चर अगर आप आगे ड्रॉ करोगे तो यही स्ट्रक्चर जो ये है, देखो मेरी बात सुनो, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट, ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इस पर चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और ये जो है, ये कार्बन की चेन है, ये और ये दोनों कार्बन की चेन है, वो इस तरीके से टेल की फॉर्म में होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पोलर। और बिकॉज ऑफ दिस चेन्स, फैटी एसिड की चेन, ये वाला पार्ट नॉन पोलर, पानी में नहीं घुलेगा। अरे आया समझ? बोलो। एनसीईआरटी ने लिखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे करके लिख दिया है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, पर आप सिंपल समझो। अगर मैं इस कार्बन पर, इधर देख बेटा,
इस कार्बन पर एक फैटी एसिड, इस पर दूसरा और तीसरे पर भी एक और फैटी एसिड जोड़ दूं तो उसे फैट कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। लेकिन अगर मैं दो फैटी एसिड जोड़ के तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दूं तो उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसकी वजह से यहां पर पोलर हो जाता है और इन लंबी चेन कार्बन की वजह से नॉन पोलर हो जाता है। और जब ये स्ट्रक्चर ऐसे आप लगाते हैं इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं, जिसमें आप अगर ध्यान से देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, नॉन पोलर वाले एक दोनों की तरफ कर दिए और ये फाइनली मेरे पास पोलर वाले मैंने बाहर की तरफ कर दिए। उदित मौर्य बेटा आप कब किस क्लास में हो, 5th में, 6th में, 7th में? क्या ऊपर से जा रहा है? ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर नहीं पता सर, ग्लिसरॉल नहीं पता। 3 कार्बन पर OH लगा रखे हैं, बता बता। 3 कार्बन पर OH लगा रखे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनियो। अगर इधर ध्यान देगा तो आएगा। तू आसपास इधर उधर देख रहा है, मेरे को पता है। तू अगर इधर देखेगा तभी तो। मुझे एक चीज बता, ध्यान से सुन। मान ले इस बॉटल में पानी है, अगर कोई चीज पानी में घुल रही है तो वो पोलर होनी चाहिए। हाँ सर, वाटर सॉल्युबल। अगर कोई चीज पानी में नहीं घुल रही तो क्या बोलेगा? नॉन पोलर। मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा स्ट्रक्चर है। ध्यान से देख, पूरा ध्यान से देखियो तब समझ में आएगा। ध्यान से सुन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें अगर जूम करके बताऊंगा तो ऐसा बनेगा, जिसमें ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है। लिपिड लिपिड ऐसे एक दूसरे की तरफ इस तरीके से लगी हुई है। ध्यान सुनेंगे, लिपिड लिपिड इस तरीके से ऐसे लगी हुई है। ये चीज समझ में आ रही है? ध्यान से समझ में आ रहा है? तो ये एक लिपिड है, ये दूसरी लिपिड है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब मैं इस लिपिड को देखता हूं, ये देख, मैं जब इस लिपिड को देखता हूं तो इसका ये वाला हिस्सा पानी में घुलता है और ये वाला हिस्सा पानी में नहीं घुलता। ये पोलर हिस्सा है। पोलर समझ में आता है? हेड है। और ये जो इसकी 2 टांगे हैं ये नॉन पोलर है, मतलब पानी में से रिपेल होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नॉन पोलर पार्ट है, किसी भी लिपिड का नॉन पोलर पार्ट एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में होता है। पोलर वाला इधर है और दूसरा पोलर इधर है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। तो सबसे पहले यहां पर ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल है। इस तीनों, व्हाट इज ग्लिसरॉल? एक प्रोपेन पर 3 कार्बन पर OH, ठीक है, 1 2 3। अब इस OH को अल्कोहल कह रहे हैं, ये रहा अल्कोहल। व्हाट इज फैटी एसिड? क्या होता है? एक लंबी कार्बन की चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। तो कार्बन की चेन तुझे पता है ऐसे बनाते हैं, यहां COH लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? ये फैटी एसिड हो गया। अब मैं तेरे से जानना चाह रहा हूं, फैटी एसिड क्या पानी में घुलेगा? नहीं घुलना चाहिए उसका, ये COH ग्रुप घुल सकता है। बाकी ये कार्बन की जो चेन होती है ना, वाटर रिपेलिंग होती है, ये कार्बन की चेन है कि नहीं? हाँ सर। अब मैं तुझे ये कह रहा हूं कि COH को अगर OH से रिएक्ट कराएंगे, तुझे 10th क्लास में पढ़ाया गया था एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो मैंने ये बोला कि अगर इस OH पर इसके रिएक्शन कराएं फैटी एसिड का, इस OH पर फैटी एसिड का रिएक्शन कराएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड। मतलब एक यहां रिएक्ट कर गया, एक यहां रिएक्ट कर गया। तीसरी वाली पर भी रिएक्ट करा देता तो ट्राइग्लिसराइड या फैट बोलते। लेकिन हमने क्या किया, इस तीसरी वाली कार्बन पर यहां पर मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया। फॉस्फेट की वजह से चार्ज आ जाएगा, तो जो ये वाला हिस्सा है वो ये रहा, इसलिए ये पोलर है। और ये दोनों जो टेल है वो ये रही, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की टेल है, इसीलिए ये क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब पानी में नहीं घुलेगा। अब बता, जल्दी बोल बेटा, अब बोल, अब बोलना बेटा, ठीक है? हां, मैंने तेरे को समझाया क्योंकि ये कार्बन की लंबी चेन है, ये पानी में नहीं घुलती। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है। अगर ये फैट होता तो इस वाली कार्बन पर ही ऐसा लिपिड जुड़ा होता। तो ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में यहां पर हेड बनेगा जो इसकी वजह से है, और ये दोनों टेल हैं, ये रही। क्लियर है? अब ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट करो।
बोलो, यहां तक ठीक है? पहले नोट करो इतना। मतलब मैं आपको एक चीज समझा पा रहा हूं कि कोई भी फॉस्फोलिपिड में जो चार्ज आता है या वो पानी में घुलता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट, और बिकॉज ऑफ दो फैटी एसिड की वजह से वो हाइड्रोफोबिक टेल बनती है। हाइड्रोफोबिक मतलब किसी भी फॉस्फोलिपिड में टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। यहां तक आ गया? पहले बताओ। साउंड लो नहीं है बेटा, साउंड ठीक है, तुम्हारे फोन में कम है, थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ खुद से। और अब ये समय आ गया, आपको अपने अंदर की आवाजें आनी चाहिए। मेरी आवाजों के साथ साथ आपको अंदर की आवाजें आनी चाहिए बेटा। सर वो कैसे आती हैं? पढ़ाई करने से। चलो आगे चलेंगे बच्चे। पोलर का मतलब होता है जो चीज पानी में घुल सके, नॉन पोलर मतलब पानी में नहीं घुलेगी। एक फॉस्फोलिपिड लिपिड में दो हिस्से होते हैं, एक जो वाटर लविंग होता है, एक वाटर रिपेलिंग होता है। ये वाटर रिपेलिंग जो है वो फैटी एसिड की वजह से आता है। इसीलिए फैट में तो तीनों हिस्से वाटर रिपेलिंग होते हैं, तो फैट पूरी तरीके से नॉन पोलर हुआ ना। ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो हम लिख रहे हैं हाउ लिपिड अरेंज टू फॉर्म मेम्ब्रेन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड है? कौन सा है भाई? मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इट अरेंज टू एक्सक्लूड वाटर, मतलब पानी को खुद से दूर रखने के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्लूड? पानी को खुद से दूर रखने के लिए। सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। मान लो ये मेरे पास क्या है? एक लिपिड है, ये लिपिड है। मान लो इसके इधर भी पानी है, 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 चारों तरफ पानी है। ठीक है सर, मान लो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। मैं इस जगह को नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। कौन सी ऐसी जगह है जो पानी के कांटेक्ट में रह के खुश है? ए, क्योंकि ए के पास कौन सा है? पोलर है। लेकिन बी, सी और डी जगह जो है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पानी से दूर रहना चाहती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किसी लिपिड के चारों तरफ में सिर्फ ये वाली जगह ऐसी है जो पानी के कांटेक्ट में रहे। अब इसने क्या सोचा कि मुझे पानी से दूर रहना है, तो पानी से दूर रहने के लिए इसने क्या किया? सुनना ध्यान से। इसने अपने बगल में एक और लिपिड लगा दिया, ऐसे दोनों तरफ एक एक लिपिड लगा दिया। उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा यह हुआ कि अगर आप देख सकते हो, इसकी ये वाली और ये वाली जगह छुप गई। मतलब क्या हुआ? इस लिपिड की, भाई इधर तो पानी हो सकता है लेकिन इधर और इधर नहीं हो सकता था। इसने क्या किया? इसके बगल में एक लिपिड लगा लिया, इसके बगल में एक लिपिड लगा लिया। उससे ये पानी, इसकी ये और ये वाली जगह पानी से दूर हो गई। और पानी से दूर क्यों करना है? क्योंकि ये नॉन पोलर है, पानी को रिपेल करता है। इतना समझ में आ रहा है? अरे इतना समझ में आ रहा है? एक कह रहा है गैप होता है, पढ़ लेना भाई ध्यान से। गैप होता है, पिटाई खाएगा। इधर ध्यान दे, मैंने क्या समझाया? मैंने तुझे क्या समझाया? मैंने कहा एक लिपिड में ये वाला हिस्सा पानी को रिपेल करता है और ये वाला पानी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर इधर पानी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साइड और इस साइड पानी कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसने इस साइड और इस साइड मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है सर, अच्छा तो पर इसको दिक्कत है, तो इसने कहा चलो मेरे बगल में भी लगा दो, ऐसे बन गया। सही है सर। अब क्या हुआ? अब ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये पानी के कांटेक्ट में है, ये भी नहीं चाहता पानी के कांटेक्ट में रहे। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम भी अपने इसको कवर कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ऐसी लेयर बनाने से क्या फायदा हुआ? सिर्फ इसका और इसका ये वाला पार्ट पानी से एक्सपोज है, ये समझ में आ रहा है? बाकी सारा पार्ट छुप गया जो हाइड्रोफोबिक था। देख लो ध्यान से, बाकी सारा पॉइंट छुप गया कि नहीं?
मैं आपको यह बता रहा हूं कि लिपिड की मेम्ब्रेन कैसे बनी होगी, क्यों बाइलेयर होती है। अगर सिंगल लेयर होती तो पानी कांटेक्ट में होता, पानी को दूर करने के लिए ये इस तरीके से छुप गया कि इसने अपने सामने लिपिड लगा लिया, तो अब ये वाला और ये वाला हिस्सा पानी के कांटेक्ट में। अगर मैं इसको पूरा गोल बना दूं ऐसे, अगर मैं इसको पूरा गोल बना दूं, सेल जैसा बना दूं, तो पूरी तरीके से ये पानी को अवॉइड कर देगा। पानी यहां भी रह सकता है, सुन लो ध्यान से। अगर मैं इसको पूरा ऐसे गोल स्ट्रक्चर बना दूं तो यहां अगर पानी रहे तो किसके कांटेक्ट में है, हाइड्रोफिलिक वाले के, और बाहर पानी रहे तो हाइड्रोफिलिक के। हाइड्रोफोबिक पार्ट पूरी तरीके से क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड का मतलब दूर हो गया फ्रॉम वाटर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए ये गोल बन जाता है। अरे इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये पोलर हेड है, ये टेल है। ये पानी के कांटेक्ट में रह सकती, ये वाला पार्ट नहीं रह सकता। इसके बगल में एक और लिपिड लगा दिया, इसके बगल में, तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छुप गया। हां सर, अब मैंने क्या किया, इसके सामने एक लिपिड लगा दिया। ऐसे करके जब मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, पर ये और ये पानी के कांटेक्ट में आ रहा था, मान लो इस बोर्ड पे पूरा पानी होता, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा एक गोल स्ट्रक्चर बना दें। गोल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इसी को ऐसे ले जाकर पूरा गोल बना दो, स्ट्रक्चर ऐसा बना दो, तो पूरी तरीके से ये रेड वाला पार्ट पानी से दूर हो गया ना। मान लो पानी यहां भी है और बाहर भी है, यही तो समझा रहा हूं। बोलो, आपको इससे यह समझ में आएगा कि लिपिड जो है वो बाइलेयर क्यों बनाता है, क्योंकि बाइलेयर बनाने से उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट पूरी तरीके से पानी से दूर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। हां, मैंने क्या समझाया समझ। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले बोर्ड पे पानी है, ये इसका हाइड्रोफिलिक, पानी को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है, ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अगर मैं एक लिपिड यहां और यहां लगा दूं और एक सामने लगा दूं, उससे क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से अवे हो जाएगा, वही तो किया है। और फिर अगर गोल स्ट्रक्चर बना दोगे तो ये एंड्स आपस में जुड़ जाएंगे ना, यही तो कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज अरेंज टू एक्सक्लूड वाटर। इसके लिए क्या होगा, लिपिड क्या करेगा, अरेंज इन अ बाइलेयर। बाइलेयर समझ में आता है, वो एक डबल लेयर की फॉर्म में। ये देखो, एक लेयर ये हो गई बाइलेयर, सो दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट मूव अवे फ्रॉम वाटर। क्लियर है? बोलो, नोट करो, नोट करो जल्दी से। ये लिख लिया सबने, ये बना लिया? देख, मैं तेरे को जो समझाऊंगा, अगर तेरे को गड़बड़ लग रही है फिर से देख ले, नोट मत कर, भले ही देख इधर। ये देख, मान ले ये एक लिपिड है, ठीक है, एक लिपिड ये है, एक लिपिड ये है, एक ये है, एक लिपिड ये है। कलर चेंज करते हैं, एक लिपिड ये है, 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 एक लिपिड ये है। अब मान ले इस बोर्ड पे सिर्फ पानी है, ध्यान से देखियो, इस बोर्ड पे सिर्फ पानी है, ठीक है। अगर मुझे इस लिपिड को पानी से अलग करना है, ध्यान दियो इधर, देख, मैं वाले बोर्ड पे पूरा पानी है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक लिपिड ये लगा दिया। अब इसका आपको पता है, ये वाला पार्ट जो है,
ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो इससे दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिपिड इस साइड लगाना पड़ेगा और एक लिपिड इस साइड लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। और फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ये वाला, तो इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने लिपिड लगाना पड़ेगा ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है। इससे क्या होगा, इससे मान लो इस वाले लिपिड का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छुप गया, इस वाले लिपिड का ये और ये छुप गया, लेकिन इसका इधर वाला पार्ट एक्सपोज है ना, तो ये कैसे छुप सकता है, जब आप इसी का एक गोल स्ट्रक्चर बना दो ना ऐसे, तभी तो होगा। ऐसे सेल बना हुआ है, यही तो पढ़ा रहा हूं यार, और क्या पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूड का मतलब होता है दूर करने ना, मतलब भगा देना, हटा देना। तो लिपिड का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से कैसे दूर होगा, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा बाइलेयर में। पानी कहां है, जीवन कहां आया था, लाइफ कहां आई थी, सर पानी में आई थी। तो पहला सेल कब बना होगा, पानी में बना होगा। सेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनी होगी, मेम्ब्रेन बनी होगी। तो मेम्ब्रेन कैसे बनी होगी, लिपिड ने क्लोज चैम्बर बनाया होगा। क्लोज चैम्बर कैसे बनाया होगा, तो लिपिड में ये ऊपर में पोलर हेड था और ये मेम्ब्रेन थी, ये इस तरीके से अरेंज होके ऐसे बनाया होगा। बोलो सही है भाई। लाइफ सबसे पहले कहां आई थी सर, पानी में आई थी। तो इस तरीके से पानी का पूरा ओशियन रहा होगा। तो ऐसे लिपिड ने गोल स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन जैसा बना लिया होगा, फिर उसके अंदर चीजें आके सेल बना होगा। यही तो हुआ होगा, अरे यही हुआ होगा ना लाइफ में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर क्यों है, क्योंकि इस लाइफ पानी में आई थी। साइटोप्लाज्म भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है कि नहीं भाई। आपके सेल जो है उनके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना। तो पॉइंट ये है, आप समझो इस बात को। पॉइंट ये है, तो मुझे सेल के पानी के कांटेक्ट में सिर्फ ये वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रखना है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रखना है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट पानी से दूर करना है। आ रही है समझ, ठीक है। पुरानी स्लाइड लो, इसको लिखो, ये वाला नहीं लिखना बेटा, ये तो जस्ट समझाने के लिए बताया। ये बनाओ जल्दी से। सर ये YouTube वाले में नहीं बताया था बेटा, YouTube वाले में उतना बताएंगे आपको, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप ईयर लॉन्ग बैचेस में लोगे ना। बोलो जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, आ गया समझ, चलो आगे चलेंगे। आ गया समझ, जल्दी बताओ। बढ़िया, हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने लिपिड का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया, ध्यान से सुन लो। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ध्यान सुनेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारे पास स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने यहां पर, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अब जो मैं पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं वो देख लो ध्यान से। अच्छा एक चीज और है बेटा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके बीच में, भाई आपको ये बात तो समझ में आ गई है ना कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। अंदर का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये वाटर रिपेलिंग है, और ये वाला पार्ट वाटर लविंग है। ये समझ में आ गया सबको। अब क्या है बेटा, अगर बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, तो अगर वो पानी में घुली है, जैसे सोडियम है, सोडियम पानी में घुला हुआ होता है, हाँ, तो वो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, मेम्ब्रेन पर चैनल्स लगाए जाते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर ध्यान दे बेटा, आप लोग ध्यान दें जो मैं बोलने वाला हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सोडियम आपको पता है पोलर है नॉन पोलर है, पानी में घुलता है, हाँ घुलता है। ग्लूकोज पता है पानी में घुलता है, हाँ घुलता है। ऐसी चीजें बाहर से अंदर अपने आप नहीं आ सकती। तो मेम्ब्रेन जो थी एक दीवार का काम कर रही थी, तो उसमें कुछ गेट भी लगाए गए। गेट समझ में आता है, तो इसका मतलब
कुछ चैनल्स बनाए गए जो प्रोटीन के होते थे जिनसे चीजें अंदर गई। तो आपको जो स्ट्रक्चर की हम बात बोल रहे हैं कि लिपिड किस तरीके से अरेंज होता है कि उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर हो जाए। उसके अलावा क्या होगा, सम प्रोटीन के चैनल्स बनेंगे। सम प्रोटीन के क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, फॉर मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। क्या यह बात समझ में आ रही है, मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बेसिक सी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ बेटा, इतनी बेसिक सी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे सोडियम को और ग्लूकोज को अंदर लाना है, सोडियम कैसा है, पानी में घुलता है कि नहीं, हां सर घुलता है। ग्लूकोज घुलता है कि नहीं। अगर उसको सेल के अंदर लाना है तो उसको ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट पार करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो क्या वो आसानी से आएगा, नहीं, उसके लिए गेट लगे होते हैं। अब उस गेट को क्या कहते हैं, प्रोटीन। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, उस गेट के अंदर, ये वाला जो गेट लगा है, उस गेट के अंदर ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, क्योंकि मुझे वहां से पोलर मॉलिक्यूल्स मूव करने हैं। तो जो गेट लगेंगे, ये चैनल लगेंगे, इनके अंदर का हिस्सा ये वाला जिसमें से चीजें मूव करेंगी, वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, पोलर होना चाहिए। तो इसमें वो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं जो पानी में घुलते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या बोला, ये मेम्ब्रेन है जो अंदर से नॉन पोलर है। इसमें से नॉन पोलर चीज जैसे कि मान लो स्टीरॉइड, स्टीरॉइड क्या है, खुद लिपिड के होते हैं, आसानी से आर पार जा सकते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है। पोलर चीजों को जाने के लिए गेट की आवश्यकता होती है जिसे हम चैनल बोलते हैं। चैनल का अंदर का हिस्सा पोलर होता है। आ रहा समझ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, यहां तक नोट करो। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो हमने क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दिया, अब हम डिस्कवरी ऑफ मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, आपके हिसाब से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे दिखना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये मान लो सेल है, मान लो ये सेल है, ठीक है। इस सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सेल मेम्ब्रेन आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगी, यस और नो, मुझे बताना चैट में पहले। सेल मेम्ब्रेन कह रहा सर नोट तो करने तो, अभी दे रहा हूं टाइम। मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ ले फिर नोट करियो। सेल मेम्ब्रेन क्या माइक्रोस्कोप में विजिबल होगी, यस और नो, यस। तो मैं ये लिखूंगा, यहां पर मैं ये लिखूंगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो विजिबल होती है, विजिबल इन कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें विजिबल होती है। बट वो जो डबल लेयर मैंने ऐसे ड्रॉ करी थी ना, वो नहीं दिखेगी। इस तरीके से डबल लेयर नहीं दिखेगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। बट उसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी तभी पॉसिबल हुई, पॉसिबल ओनली विद एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ध्यान दे, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तभी उसकी क्या हुई है, उसकी स्टडी पॉसिबल हुई है। मेरी बात समझो ध्यान से। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया है, 1950s में आया है। उससे पहले क्या हुआ, बिफोर दैट क्या हुआ, केमिकल स्टडी हुई, केमिकल एनालिसिस हुई, किसकी, ऑफ आरबीसी की मेम्ब्रेन। जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसकी मेम्ब्रेन को केमिकली एनालाइज किया गया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारे पास ये पेन है,
मैं इसको देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, पर मुझे अगर इसकी डिटेल देखनी है तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जो 1950 के आसपास डिस्कवर हुआ। हमने क्या किया, हमने आरबीसी लिया और आरबीसी की केमिकल स्टडी करी। मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे इस पेन की केमिकल स्टडी करनी है तो मुझे इसको तोड़ के देखना पड़ेगा यार ये प्लास्टिक का बना है कि नहीं। ऐसे ही मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे ही क्या करना है, आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी करी। तो मैंने आरबीसी क्यों लिया, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाई आरबीसी, हमने आरबीसी क्यों लिया, क्योंकि जब आप आरबीसी को डिस्ट्रॉय करोगे, देखो व्हाई आरबीसी, तो जब आप आरबीसी को डिस्ट्रॉय करोगे तब उसकी मेम्ब्रेन मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं टू स्टडी मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर, टू स्टडी मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिस्ट्रॉय मेम्ब्रेन, वी नीड टू डिस्ट्रॉय सेल, मुझे सेल को तोड़ना पड़ेगा, मुझे सेल को तोड़कर उसकी मेम्ब्रेन अलग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा सेल होता, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा सेल होता जिसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल्स और होती, तो अगर मैं सेल को तोड़ता तो ये मेम्ब्रेन भी तो आ जाती। मान लो ये मेम्ब्रेन क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, तो ये भी तो आ जाती जब मैं सेल को डिस्ट्रॉय करता। मैं आरबीसी इसलिए ले रहा हूं बेटा, मैं आरबीसी क्यों ले रहा हूं, सोचो, मैं आरबीसी इसलिए ले रहा हूं कि जब मैं उसको तोड़ूंगा ना तो उसमें सिर्फ क्या आएगी, सेल की मेम्ब्रेन आएगी। लेकिन अगर मैं कोई और सेल लेता तो उसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनल की भी आ जाती, तो हम सेल मेम्ब्रेन थोड़ी पढ़ पाते, कई चीजों की डिटेल आ जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? कह रहा सर सीव ट्यूब ले लेते, क्यों, सीव ट्यूब में वैक्यूल नहीं होता, बता। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, बता जल्दी। एक कह रहा है सर प्रोकैरियोटिक सेल क्यों नहीं लिया, यार पहले ही प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा है, फिर उसको तोड़ के निकाल कैसे पाएगा कुछ चीजें, जल्दी बोल बेटा, समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, आरबीसी इज विदाउट एनी ऑर्गेनल, विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ईआर नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो व्हेन वी डिस्ट्रॉय मेम्ब्रेन या डिस्ट्रॉय सेल, वी ऑब्टेन ओनली सेल मेम्ब्रेन, वी ऑब्टेन ओनली सेल मेम्ब्रेन। क्या यह समझ में आ रहा है, क्या यह समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा, क्या यह समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? इसलिए आरबीसी लिया। अब आरबीसी की को लेकर मैंने इसको केमिकल एनालिसिस किया, मतलब इस टुकड़े को एनालाइज किया और मुझे पता चला कैसे। क्लियर है बेटा? लिखा है बिफोर डिटेल स्ट्रक्चर, लिखा है बेटा स्टडी पॉसिबल ओनली विद एडवेंट ऑफ, एडवेंट मतलब आना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 1950s में आया। ठीक है, वाई आरबीसी, ठीक है, आरबीसी विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सो व्हेन वी डिस्ट्रॉय ओनली सेल मेम्ब्रेन आएगी, इसलिए आरबीसी लिया। अब आ जाओ डिटेल वी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल स्टडीज। क्या क्या डिटेल आई मेरे पास? पहला, फर्स्ट, membrane is made up of lipid, और मेन लिपिड कौन सी है? वो फॉस्फोलिपिड है। एक बच्चा कहेगा सर लिखने दो, बिल्कुल लिखने का टाइम दे रहा हूं। इधर देख बेटा, पहले देख ले एक बार, ध्यान दे,
मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी है? लिपिड की। और जो मेन लिपिड है वो मेरे पास क्या है? फॉस्फोलिपिड है। मेन लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड। इधर ध्यान दे बेटा, इस तरीके से बना हुआ है। मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड है। ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे क्या है? बाइलेयर है। और इसमें मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। ऐसे ये लिपिड बाइलेयर की तरह से है। बाइलेयर समझ में आ रहा है? डबल लेयर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं भी लिखने का टाइम दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है? लिपिड कैसे अरेंज है? लिखना नहीं है। लिपिड अरेंज इन फॉर्म ऑफ बाइलेयर। बाइलेयर की फॉर्म में। जब हमने केमिकल स्टडी करी ना, हमें ये पता चला बाइलेयर की फॉर्म में। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा बाइलेयर की? मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुन ध्यान से बेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कैसे पता चलेगा कि बाइलेयर की फॉर्म है। मेरी बात सुन ध्यान से सुनियो। मान ले मेरी बात सुनिए ध्यान से। मान ले मैं इस बॉटल का एक सरफेस एरिया ले लेता हूं, ठीक है? बॉटल का टोटल सरफेस एरिया मान लेते हैं 100 है। अब मैंने क्या किया? इसका प्लास्टिक निकाला, पर मुझे पता चला कि यार जो प्लास्टिक आ रहा है ना, वो आ रहा है 140। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ ना कि भाई प्लास्टिक हो सकता है डबल लेयर में लगी हो। मेरी बात सोच पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोल। मैंने क्या किया? आरबीसी के टोटल तोड़ के सारा लिपिड निकाल लिया। जब मैंने उस लिपिड को कहीं फैलाया तो मुझे पता चला यार ये आरबीसी के टोटल सरफेस एरिया से ज्यादा है। अरे बोलो, सोच पा रहे हो? मान लो टोटल सरफेस एरिया 100 है, और मैंने जो मान लो प्लास्टिक निकाला तोड़ के, उसका भी सरफेस एरिया 100 आ रहा है। इसका मतलब ठीक है ये सिंगल लेयर में है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है डबल लेयर में हो। पर ये 200 क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कुछ और चीजें भी लगी होंगी। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला? लिपिड अरेंज इन फॉर्म ऑफ बाइलेयर। कैसे? इन सच अ मैनर, इन अ सच अ मैनर कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, वो क्या करेंगे? टुवर्ड्स इनर साइड है, अंदर की तरफ है। हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ ऐसे है, अंदर की तरफ है। एंड पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड है, इन कांटेक्ट विद वाटर। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? सम प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, ऑल्सो प्रेजेंट। प्रोटीन्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। इसके बीच में हमारे पास बेटा कुछ प्रोटीन्स भी हैं। जैसे एक प्रोटीन मान लो ये है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन यहां है, एक प्रोटीन ये रही। ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं यहां पर। एक प्रोटीन ये रही। ऐसे कुछ प्रोटीन्स भी हैं। समझ में आ रहा है? अरे 3D वाले भैया रुक जा एक मिनट यार, तुम तो ऐसे हो जाते हो जैसे पता नहीं अजीब टाइप के। नोट करो, पहले आपको यहां से लिखना था। इसको नोट करो, फिर अगला दे रहा हूं लिखने के लिए। पहले दोनों नोट करो जल्दी से, जल्दी बेटा, फास्ट, जल्दी से नोट करो जिन्होंने नहीं लिखा। ये लिख लिया था? ये लिख लिया था बेटा? नोट कर लो एक बार, जल्दी करना, जल्दी फास्ट।
हो गया बेटा, लिख लिया? ये लिख लो, ये वाला लिख लो एक बार। तो जब हमने केमिकल स्टडीज करी तो हमें कुछ ये बात पता चली, ये बात पता चली, ठीक है, ये बात पता चली कि हमारे पास मेम्ब्रेन में लिपिड जो होती है ना, उसके बारे में पता चला। ठीक है, जल्दी बेटा। आगे आ जाओ, लिख लिया? एक कह रहा है डी, गजब है। मेरी बात सुन ध्यान से, इधर सुनिए ध्यान से, देख मेरी बात सुन। ये प्रोटीन यहां से लेकर आर पार है और ये प्रोटीन भी कुछ अंदर तक है। इसको हम कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? इंटीग्रल। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बोलेंगे। इस वाली को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल। इसकी डिटेल में अलग से बता रहा हूं, ठीक है? अभी आप सुनो ध्यान से, जो मैं यहां नोट लिखूंगा। एनसीईआरटी ये बोलती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप ऑफ सेल में प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन अलग अलग होता है। प्रोटीन एंड लिपिड का क्या कंपोजिशन अलग अलग होता है? कंपोजिशन इज डिफरेंट। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आरबीसी जो है, आरबीसी की जब हमने केमिकल एनालिसिस करी तो हमें पता चला यार लिपिड जो है ना, लिपिड हमारे पास कितना है? 42% है। प्रोटीन ज्यादा है। लिपिड हमारे पास बेटा ध्यान देंगे, लिपिड हमारे पास लगभग 42% है, प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन जो है 52% है और कुछ अदर चीजें होती हैं बची हुई। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन और लिपिड में ज्यादा प्रोटीन है आरबीसी में। इस बात को मैं इस तरीके से बता सकता हूं जो बच्चे मेरी बात समझ पाए। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है, आउटर भी और इनर भी। इनर में क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन लगभग 75% तक चला जाता है, क्योंकि ईटीएस यही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह यही होती है। तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन ज्यादा एक्टिव होती है उसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है। एक्टिव मतलब जिसमें ज्यादा काम चल रहा होता है। यह समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, यह समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने आपको यह बोला कि यार देखो, लिपिड और प्रोटीन की परसेंटेज सेल और ऑर्गेनल में वेरी करती है। जिस मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट हाई है, इसका मतलब उसमें एंजाइम या किसी और तरह की चीजें लगी हुई हैं जो प्रोटीन है। हो सकता है चैनल्स हो सकता है काफी सारे रिसेप्टर हो, वो मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन एक्टिव होगी उसमें उतने ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट होगा। अगर आपसे कोई पूछे आउटर और इनर मेम्ब्रेन में किसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप कहोगे इनर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। समझ में आया? समझ में आया? तो आपके दिमाग में यह लॉजिक बैठा कि मेम्ब्रेन पर लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। प्रोटीन का कंटेंट वेरी करता है डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो। जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन एक्टिव होगी उतना उस पे प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा। बोलो, अरे लिपिड लिखा तो है 40% है। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? बच्चे इधर समझो ध्यान से, ये जो प्रोटीन है ये क्या है? ये चैनल हो सकती है, ठीक है? समझ इस बात को।
प्रोटीन क्या हो सकती है? चैनल हो सकती है। क्लियर है सर? ये डाटा याद करना है कि प्रोटीन 7, तुझे क्या याद करना है? तुझे ये याद करना है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। अब नोट कर ले इसको जल्दी से। अब मैं तुझे जरा स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा। इधर ध्यान देगा तो ज्यादा समझ आएगा। इसको नोट कर। पहले नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। नोट करो जल्दी से बेटा, 3D पे आ रहे हैं। पहले काम की चीज पढ़ो, पहले फिर बात करेंगे 3D पे। जल्दी करो बेटा। ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूं। ध्यान से देखना बेटा। ये देखना ध्यान से। ये एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है, एक ये प्रोटीन है। अब समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ, ध्यान सुनेंगे। ये जो प्रोटीन है ये यहां से यहां तक गई हुई है। हाँ सर, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक आर पार गई हुई है, ये भी आर पार गई हुई है, ये वाली इसमें थोड़ी अंदर तक गई हुई है। ठीक है, अब जरा समझना। एनसीईआरटी लिखती है कि मेम्ब्रेन पर जो होती है ना, मेम्ब्रेन पर टाइप ऑफ जो प्रोटीन होती है, टाइप ऑफ प्रोटीन हम दो कैटेगरी में रखते हैं। और किस बेस पर रखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज का क्या मतलब होता है? आसानी से हटा सकना। मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, अगर मैं चाहूं, ध्यान सुनो, मैं अगर चाहूं इसको आसानी से हटा सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे मेम्ब्रेन डैमेज करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसको हटाना है तो थोड़ी मेम्ब्रेन डैमेज करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको यह बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज, ईज मतलब कितनी आसानी से प्रोटीन को हटाया जा सकता है, उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है। हमारे पास क्या होती है? दो तरह की प्रोटीन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमारे पास दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक होती है मेरे पास इंटीग्रल प्रोटीन। क्या होती है? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन में क्या होगी? पार्शली, पार्शली मतलब थोड़ी या पूरी तरीके से, पार्शली या फुली बरीड होती है मेम्ब्रेन में, बरीड इन मेम्ब्रेन, पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में बरीड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जो थोड़ी या पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में बरीड होती है। आ रही है समझ? बोलो बोलो। जैसे ये वाली जो है, ये वाली पार्शियली बरीड है, पार्शियली बरीड है,
ठीक है, बरीड का मतलब लगा होना। ये क्या है, पूरी तरीके से बरीड है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल बोल रहे हैं, इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल। कई बार इंटीग्रल को हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब जो मेम्ब्रेन में आर पार जाती है, जैसे ये। और इसके एग्जाम्पल होते हैं मेरे पास चैनल, जैसे ये जो है चैनल हो गया। और ये वाली चीज जो होती है ना, ये रिसेप्टर होती है। चैनल और रिसेप्टर जो होते हैं, आप में से कितने बच्चों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो वाला चैप्टर पढ़ा है? ध्यान से देख बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मान ले ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरे पास वो प्रोटीन है जो आर पार आ रखी है। होता क्या है कि जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ये चीज क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर में एक सरफेस सेल के बाहर होता है ये, और एक सेल के अंदर होता है। तो जो हार्मोन आकर लगता है ना, वो इस पर आकर लगता है यहां, ऐसे हार्मोन यहां लगता है, और फिर यहां कुछ चेंज होते हैं। इसका मतलब जो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर ये रहा, उसका एक सरफेस बाहर और एक सरफेस अंदर होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो वो कौन सी प्रोटीन हो गई बेटा, वो कौन सी प्रोटीन हो गई, वो इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। तो मैंने आपको यही चीज समझाई है कि मेरे पास चैनल और रिसेप्टर, ये किसके एग्जाम्पल है, इंटीग्रल प्रोटीन के। दूसरा हमारे पास होती है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी रिमूव इजिली, आसानी से हटा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देंगे बेटा, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने देखो, मान लो मैं ऐसे मेम्ब्रेन डबल लेयर बना देता हूं आपके लिए, ध्यान देंगे बेटा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, मैंने अंदर का हिस्सा नहीं बनाया है। अब मैंने आपसे कहा कि आप में से काफी सारे बच्चों को पता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऐसा, और उस पर एक हेड होता है ऐसे। याद करो, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है बेटा, ऐसे वाली, ये बाइलेयर बनाई है मैंने, समझियो ध्यान से। तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये चैनल, इसको हम कहते हैं एफ नॉट। एफ नॉट क्या होता है, एक चैनल होता है। तो एफ नॉट कौन सी प्रोटीन हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। और ये जो होता है F1 होता है, ये क्या होता है, एक हेड होता है। ये कौन सी प्रोटीन हो गया, पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। तो पेरीफेरल प्रोटीन या तो इस साइड हो सकती है, या ये प्रोटीन इस साइड हो सकती है। इसको हटाना आसान होता है। तो मेरे पास समझो एफ नॉट क्या है, एक चैनल है। कौन सी प्रोटीन हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। तो आपको समझना है कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन दो हिसाब से डिवाइड करते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक जो मेम्ब्रेन के अंदर आर पार जा रही है, चैनल या रिसेप्टर, या थोड़ी सी बरीड होती है। दूसरा जो होती है मेरे पास, उसको आसानी से हटा सकते हैं, उसे पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। एक और एग्जांपल है, एफ नॉट चैनल है, F1 हेड है, ये पेरीफेरल है, और ये वाली इंटीग्रल है ना। और ये कहां होता है, एफ नॉट एफ वन कहां मिलते हैं, एफ नॉट एफ वन मिलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर मिलते हैं। बोलो, अरे समझ आया नहीं आया? अच्छा, अब जरा सुनना ध्यान से। हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ऐसे इस पर लगा हो, लिपिड पे लगा हो, देखो इस लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट की चेन है, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर लगा हो, इधर देखना बेटा, इधर देखो, ध्यान से सुनना। ये शुगर है बेटा, ये शुगर की चेन है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड किस पे लगा हुआ है, ये देखो, इस लिपिड पर शुगर की चेन लगी है। तो ग्लाइको वर्ड किससे आएगा, शुगर की चेन से, और लिपिड ये है ही। अब ये ये शुगर की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये शुगर की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। आ रहा समझ? अरे बोलो भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सुन ले ध्यान से। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे ही ग्लूकोज शुगर है, उसकी चेन को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, बहुत बड़ी होगी तो पॉलीसैकेराइड। अगर वो लिपिड पे लगी रहती है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन पे लगी रहती है तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, तुझे याद आ जाएगा अभी। तुमने अगर जेनेटिक्स पढ़ी है तो जेनेटिक्स में एक चीज पढ़ाई जाती है, कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस में बताया जाता है कि आरबीसी के सरफेस पर शुगर पॉलीमर होते हैं। उसका मतलब यह है, वो कहता है कि आरबीसी के सरफेस पर एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, उस पर जो शुगर की चेन बनती है वो अलग अलग होती है। ये ए एंटीजन है। और जब बी एंटीजन होता है उसमें उसी प्रोटीन पर अलग तरीके से शुगर की चेन लगती है, उसको कहते हैं बी एंटीजन। देखो मैंने क्या समझाया, याद आया? याद आया मैंने क्या बताया? सुन ध्यान से, मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं। मेरे पास जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन पर शुगर की चेन लगती है, इसी वजह से वो रिसेप्टर का काम करते हैं या एंटीजन का काम कर सकते हैं। सही है सर? आपको यह पढ़ाया गया था कि जो आरबीसी होता है उस पर जो ए एंटीजन होता है उस पर यह शुगर की चेन है, और जो बी है उसमें अलग तरह की शुगर की चेन होती है। यह फर्क होता है। तो ए और बी क्या है? एंटीजन। एंटीजन कैसे बनेगा? इस प्रोटीन के इंटीग्रल प्रोटीन पर अलग टाइप की शुगर की चेन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं एंटीजन क्या होते हैं, आप कहोगे ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोटीन पर शुगर की चेन। आ रहा है समझ? बोलो। जेनेटिक्स अगर आपने याद आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही चल जाएगा। जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है आरबीसी के सरफेस पर ए और बी एंटीजन होते हैं। वो एंटीजन क्या होते हैं? उनमें शुगर की चेन का फर्क होता है। ए वाले पे अलग होती है, बी वाले पे अलग होती है। क्या शुगर की चेन डायरेक्टली लिपिड पे लगी रहती है? नहीं, वो शुगर की चेन एक प्रोटीन पे लगी रहती है। इसलिए एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यस 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 यस। अगर आपको यह बात भी याद आई तो इसके अलावा यह भी आएगा, बायोटेक में चले जाओ, वहां पर लिखा है एंटीजन आर प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। यस। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग सेल्स में प्रोटीन जो होती है, एक होती है चैनल। चैनल क्या होते हैं? ये चैनल हो गए। चैनल क्या है? एक इंटीग्रल प्रोटीन है। रिसेप्टर या एंटीजन भी इंटीग्रल प्रोटीन होती है, उसपे शुगर की चेन लगी रहती है, तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। शुगर लगा होगा लिपिड पे, ग्लाइकोलिपिड कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बीच बीच में यहां कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में मिलता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नोट में दो बातें लिखूंगा। इफ शुगर अटैच ऑन प्रोटीन तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इफ शुगर अटैच ऑन लिपिड उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है? उसके अलावा ठीक है, ठीक है। और सुनो, इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, माइकोप्लाज्मा में भी होता है, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल अनदर लिपिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, मैंने क्या बोला? हमारे पास कुछ और लिपिड होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये रहा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है। क्या बताना है बेटा? अब तुम रिपीट लिख दो कि मैं पूरा एकदम पढ़ा दूं दोबारा से, फिर शुरू करूं क्लास?
फिर शुरू कर दूं क्लास को? है, मैंने क्या पढ़ा है पूरी बात सुन। लिपिड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? फॉस्फोलिपिड। लिपिड दो तरह के होते हैं मेम्ब्रेन में, एक मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, उसके अलावा एक और होता है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। लिपिड क्या होता है? ऐसी चीज जो पानी में ना घुले। एक फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है। मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, एक आर पार जाती है ऐसे, या थोड़ी बरीड होती है, इन्हें कहते हैं इंटीग्रल। और जो आसानी से हटाई जा सकती है, देख मैंने क्या बोला, इसको आसानी से हटाया जा सकता है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये पेरिफेरल है। पेरिफेरल प्रोटीन का एक एग्जांपल आपके सिलेबस में कौन सा है? आपके सिलेबस में कौन सा है? ये F1 हेड जो होता है ना। और F0 क्या होता है? चैनल। चैनल क्या होता है? जिसमें से चीजें आर पार जा सकती है। क्लियर है बच्चे? F1 F0 का मतलब समझ। तुम जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे, वहां पर एटीपी बनाने के लिए F0 F1 नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एटीपेज कहते हैं। जिसमें F0 जो होता है वो चैनल होता है जिसमें से प्रोटॉन जाता है, और ये जो F1 है वो हेड है। क्लियर है? जल्दी नोट करो बेटा, इसको आगे आगे चलेंगे, जल्दी नोट करो। हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, हो गया इतना? नोट करो एक बार जल्दी से। एनसीईआरटी देखो एक बार। नोट कर लिया सबने? नोट करो बेटा, नोट करो। अरे नोट कर लिया? एक पूछ रहा है सर एंटीजन क्या होती है? प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों हो सकता है। एंटीजन क्या होगी? सिर्फ ऐसी प्रोटीन भी हो सकती है, अगर उस पर शुगर की चेन लगी हो तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। व्हाट आर एंटीजन? पहचान। तेरी पहचान क्या है? फिंगरप्रिंट्स। ऐसे ही किसी भी सेल की पहचान क्या होती है? उसके सरफेस पर एंटीजन होता है। फॉस्फोग्लिसराइड किसे कहते हैं? इसको। फॉस्फोलिपिड का एक और नाम है फॉस्फोग्लिसराइड, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोलिपिड का एक और नाम है फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है। और कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है मेम्ब्रेन में? लेसिथिन। कौन से वाला होगा? लेसिथिन, है ना। चलिए आइए जरा फटाफट से एक बात कर लेते हैं, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा। मैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसमें भी पढ़ाऊंगा, बायोमॉलिक्यूल में। ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमारे पास क्या है? ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या है? काफी सारे मॉडल्स हैं, वेरियस मॉडल्स टू एक्सप्लेन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। हमने कहा ना कि भाई मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर जो था वो बाद में आया, तो मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास काफी सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, मॉडल्स टू एक्सप्लेन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। मेरी बात सुनो,
अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेनियल डेविसन। सर ये करना है मर्जी है तुम्हारी, पर इससे क्वेश्चन क्या आएगा वो समझ लेना। एक साइंटिस्ट है रॉबर्टसन। दोनों ने क्या बोला था सुनना ध्यान से। उनके काम में क्या गड़बड़ थी आपको 1% में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यह मॉडल डेनियल डेविसन का है। इन्होंने क्या बोला कि मेम्ब्रेन ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में तो है, लेकिन जो प्रोटीन है ना वो सरफेस पर है। प्रोटीन यहां सरफेस पर है, ऐसे इस तरीके से प्रोटीन सरफेस पर है। मेरी बात समझो ध्यान से। ये लिपिड है, ध्यान देखो, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो अकॉर्डिंग टू डेनियल डेविसन हमारे पास क्या है? प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन इज ऑन सरफेस। प्रोटीन क्या है? सरफेस पर है। यह बात समझ में आ रही है? सरफेस पर है। पर यह मॉडल तो गलत है। क्लियर है? तो इस मॉडल में क्या, इसको नाम देते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच क्यों बोलते हैं बेटा? सैंडविच क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा कि प्रोटीन जो है वो सरफेस पर है। और आप देखो, मेरी बात देखो सारे बच्चे, प्रोटीन दो तरीके की होती है। एक ऐसी प्रोटीन होगी, इसे ग्लोबुलर कहते हैं, और अगर प्रोटीन ऐसी हो तो उसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये ग्लोबुलर प्रोटीन सरफेस पे थी, बीच में लिपिड था। सर ये एनसीईआरटी में नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस हैं। दूसरा मॉडल था जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से लिपिड है, ऐसे इस तरीके से लिपिड है, और हमारे पास उसके सरफेस पर, फोकस करो बोर्ड पे, इस तरीके से लिपिड है, और हमारे पास उसके सरफेस पर यह फाइब्रस प्रोटीन है। प्रोटीन कैसी है? फाइब्रस। ये प्रोटीन कैसी है? फाइब्रस प्रोटीन है दोनों तरफ। तो क्या ये इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे थे? नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हां या ना? बेटा मैं अंकित कुमार शाह, मैं आपके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना चाहूंगा जल्दी से जल्दी। हाँ, रिफंड भी नहीं देंगे, क्योंकि आप महामक्कार बच्चे हो, पढ़ने की बजाय टाइम पास कर रहे हो। बेटा हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी लिखोगे तो आपको, हाँ, सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर देंगे और चाहेंगे कि आप किसी बैच में कभी आ भी ना पाए, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ, आप उसमें स्पैमिंग कर रहे हो। स्पैमर्स नहीं पसंद है बेटा हमें। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, दो मॉडल के सिर्फ नाम याद करने। क्वेश्चन आ सकता है कि सैंडविच मॉडल किसने दिया, मैच द फॉलोइंग में, या यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया। इन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटीन है कैसी वाली है? ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है? बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। पर आप देख लो, जो ऐसी होती है वो ग्लोबुलर होती है, और थोड़ी जो फाइबर जैसी होती है वो फाइब्रस होती है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल जो है ये एनसीईआरटी कहती है मोस्ट एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है ना? इसको एक्सेप्ट किया गया। और ये किसने दिया है? 1972 में। किसने दिया है? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन। मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है, मतलब लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है, इसको लेकर कुछ मॉडल्स आए थे। कुछ एक मॉडल ऐसे थे जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें से एक डेनियल डेविसन और रॉबर्टसन था। इन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम पढ़ाते भी इसे इसलिए ताकि हम ये बता सके मैच द फॉलोइंग में आए तो आपको नाम से आइडिया हो जाए, कोई डिटेल याद नहीं करनी इसकी। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने? सिंगर निकोलसन ने 1972 में। उन्होंने ये बोला था कि मेम्ब्रेन एक बाइलेयर की फॉर्म में होती है, ऐसे। ठीक है,
ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो प्रोटीन होती है वो आइसबर्ग की तरह होती है ओशियन में। मतलब उन्होंने ऐसी कुछ बात करी कि जैसे ये देखो ध्यान से, ये देखो बेटा, ये देखो इस तरीके से ऐसे। तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बोले? उन्होंने बोला कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड। कैसी है? पूरी तरीके से ठोस नहीं है, सेमी फ्लूइड है। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि मेम्ब्रेन में ओशियंस, ओशियन है लिपिड का, और उसमें आइसबर्ग, आइसबर्ग समझ में आता है, आइस के बड़े टुकड़े प्रोटीन के हैं। और उसके साथ उन्होंने बोला कि मान लो ये प्रोटीन है, ध्यान दो बेटा, मान लो ये प्रोटीन है मेम्ब्रेन पे, ये प्रोटीन है। उन्होंने बोला कि ये प्रोटीन, देख बेटा इधर, ऐसे नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं ये प्रोटीन ऐसे मूव कर सकती है। कैसे मूव कर रही है? इधर देख, अगर प्रोटीन ऐसे मूव कर रही है, इसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। तो अगर प्रोटीन लेटरल मूव कर रही है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो हम क्या बोलेंगे? लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज क्या है? फ्लूइडिटी है। क्या है? फ्लूइडिटी। मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन की वो एबिलिटी जिसमें प्रोटीन ऐसे मूव कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मेम्ब्रेन जो है वो सेमी फ्लूइड है। कैसी है? सेमी फ्लूइड, है ना। सेमी फ्लूइड का मतलब पूरी तरह से ठोस नहीं है। मेम्ब्रेन में ओशियन मतलब लिपिड क्या है? एक ओशियन की तरह से है, और प्रोटीन जो है उसमें एक बर्फ के टुकड़े जैसा लगा हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो, उसमें अगर प्रोटीन लेटरल, मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, अगर ये मेम्ब्रेन ठोस होती, सॉलिड होती, तो क्या ये प्रोटीन मूव कर पाती? नहीं मूव कर पाती। अगर मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लूइड है, तभी तो ये प्रोटीन मूव कर रखी रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी एबिलिटी मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट अलाउ करे, उसको उसका फ्लूइड नेचर बोलेंगे, लिक्विड टाइप का नेचर बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो मेम्ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो प्रोटीन को लेटरली मूव करा दे, मतलब प्रोटीन उसमें चल सके, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी बोलेंगे। समझ में आया है? हाँ। सेमी फ्लूइड या क्वासी, क्वासी मतलब होता है आधा। क्लियर है? बोलो। सेकंड मॉडल पढ़ना है सर? नहीं पढ़ना। रॉबर्टसन को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें लिपिड क्या है? बाइलेयर है, और बोथ साइड क्या है? बोथ साइड फाइब्रस प्रोटीन है। क्वेश्चन क्या आएगा? यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया था? बस मैच द फॉलोइंग, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद क्या था? सबसे ज्यादा, ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही है जिसमें उन्होंने बोला है लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है, क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड है, और प्रोटीन की ऐसे लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? आज इसका डोपा नहीं देंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है। सर डोपा दे दो प्लीज। जो स्पैम कर रहे हैं छुट्टी वाले, वो बताओ। ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू क्वासी, क्वासी मतलब आधा, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होगा? एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव लेटरली, है ना। जितना जैसा नेचर है उसके हिसाब से प्रोटीन लेटरली मूव करेगी। और क्या होगा? ध्यान सुनेंगे। क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी का मतलब सेमी फ्लूइड, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो एक्सप्लेन ए
हाउस सेल ग्रो, बी सेल इंटरेक्शन, सी सिक्रीशन। क्या मतलब हुआ बताता हूं। आप में से कितने बच्चों ने वो वाली गेम खेली है, बबल वाली, जिसमें मतलब बैलून होता है, उसको मारते हैं, वो ऊपर बैलून का ही पार्ट बन जाता है। ये गेम खेली है किसी ने? 2-3 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। हाँ, कितने बच्चों ने वो गेम खेली है जिसमें वो बैलून जैसा होता है, वो बैलून जाकर उसी में लग जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अज्यूम करना इस बात को। मान लो आप एक रूम में है, चारों तरफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में लिपिड जो है किसकी बनी हुई है? लिपिड बनी हुई है मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की। मान लो सेल जो है अपने अंदर से लिपिड फेंके और वो उसी मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाए, तो मेम्ब्रेन का साइज बढ़ता चला जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। मान लो आप एक रूम में हो जिसमें चारों तरफ लिपिड की दीवार है। सेल कैसे ग्रो करता है? अगर अगर मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं होती तो लिपिड आसानी से उसका हिस्सा नहीं बनता। तो मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड है, इस वजह से सेल का साइज बढ़ पाता है। अंदर से नया लिपिड बनाकर जब मेम्ब्रेन पर फेंकते हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से काम होता है। ये समझ में आ रहा है? दूसरा, मेम्ब्रेन को आप आसानी से वेसिकल बना के चीजें बाहर फेंक सकते हो। जैसे पानी अगर गिर रहा, आप उसे काटो तो वापसी कंटिन्यूस बन जाता है ना। ऐसी मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें से थोड़ी सी मेम्ब्रेन का हिस्सा निकाल के, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये मेम्ब्रेन है, तो अगर आप मेम्ब्रेन पर ये मॉलिक्यूल्स फेंकोगे, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप मेम्ब्रेन पर ये मॉलिक्यूल्स फेंकोगे तो ये मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगे, है ना। ऐसे ही मेम्ब्रेन जो है, अगर बाहर से कोई चीज आती है तो मेम्ब्रेन क्या कर सकती है, इस तरीके से चीजें अलग करके उसको अपने अंदर ला सकती है। क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, क्वासी फ्लूइड है, सॉलिड थोड़ी है। तो इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, इतना मेम्ब्रेन का पार्ट कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी वजह से मेम्ब्रेन, ये मॉडल क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाया। क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर जो है ना, उसी वजह से हम ये चीजें एक्सप्लेन कर पाए कि सेल कैसे ग्रो करता है, सेल इंटरेक्शन कैसे होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना, वो आपस में ऐसे जुड़ती है, आप जंक्शंस पढ़ोगे सेल, वो इस तरीके से आपस में जुड़ जाती है ऐसे। तो काफी सारे फंक्शन सेल के मेम्ब्रेन की वजह से एक्सप्लेन होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, क्वासी फ्लूइड है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मेम्ब्रेन सॉलिड होती ना तो ये हिस्सा निकालते या छेद हो जाता, लेकिन वो फिर वो हिस्सा आपस में अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि उसको पानी को अवॉइड करना है ना, वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो एक वेसिकल अंदर निकाल सकते हो। ऐसे ही एक वेसिकल है, मान लो ये वेसिकल है, अगर ये मेम्ब्रेन पर जाके लगे तो ये जाकर मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा, और जो अंदर की चीज है वो बाहर फेंक देंगे। ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है? समुद्र में, ओशियन में जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ऐसे ही ये ओशियन किसका है? लिपिड का। उसमें ये प्रोटीन जो के टुकड़ों की फॉर्म में है। क्लियर है? सही है। चलिए, डोपा मिलेगा आपको, और एंड करते हैं सेशन को। बाय। कल नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शन पढ़ेंगे, सल्वॉल पढ़ेंगे, और एंडोमेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाय। ओशियन आइसबर्ग से कुछ बच्चों को टाइटैनिक समझ में आ रहा है। एक चीज याद रखना बेटा, टाइटैनिक डूब गया था, ठीक है ना। तो उसमें कोई खास बात तो ही नहीं। खास बात क्या थी? वो नहीं डूबने वाला था, डूब गया था। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चा ये सोचता हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो सिलेक्ट होऊंगा। कोई भी डूब सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। मैसेज ये था उस मूवी का। उस मूवी का ऐसा कोई मैसेज नहीं था जो वो सॉन्ग याद रहता ना तुम्हें सिर्फ। मैसेज ये था, अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो कोई भी डूब सकता है। मैं शिप की भी बात कर रहा हूं और दूसरे की भी बात कर रहा हूं, दूसरे पर्सन की। ठीक है, चलो बाय। बैक स्लाइड लिखनी है किसी को? लिख लो।